Now next section is section C. Section C. And the question is question number 26 of the sample paper. बहुत लंबा पैराग्राफ ही है, ऐसा लग रहा है कोई ऑन सीन पैसेज कर रहे हैं. नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. इन म्यूजिक कितने हैं? 60. क्लियर हो गया. फिर कहा जा रहा है ओबी 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस. ठीक है जी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डांस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डांस, ये कितने हैं जी? 84. ये कितने हैं? 84. ये भी कहानी क्लियर है. एंड 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स, इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स, ये कितने हो गए जी? 108. ये हो गया आपके 108. ठीक है. फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज द सेम. यानी कि ग्रुप कैसे होंगे, ग्रुपिंग कैसे होगी? म्यूजिक वाले अलग, म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग रहेगा, डांस वालों का सेम आर्ट्स, डांस वालों के ग्रुप अलग रहेंगे और हैंडीक्राफ्ट्स वालों के ग्रुप अलग रहेंगे. तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हम रख सकते हैं या मिनिमम? आपके हिसाब से एक ग्रुप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने आ सकते हैं? मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की. एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट आ सकते हैं? तो मैक्सिमम के लिए क्या फाइंड करते हो? एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ. मैक्सिमम के लिए क्या फाइंड किया जाता है? एचसीएफ. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. तो क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे? इट इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज एचसीएफ ऑफ 60, 84 और 108. 60, 84 और 108 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप का. भाई आप ये देखो ना, हमें हर स्टूडेंट ग्रुप बनाना है, तो पहले वर्ड प्रैक्टिकली देखो क्या होगा. मैं क्या कहूँगा, तो मैक्सिमम एक ग्रुप में कितने बच्चों को डाल सकते हैं कंफर्टेबली, यही बात होगी ना. मिनिमम थोड़ी ना डालना है, मिनिमम तो कहेगा एक ही डाल, एक को अलग अलग कर दो. प्रैक्टिकली सोचो ये बात कैसे होगी कि भैया मैक्सिमम एक ग्रुप में कितने बच्चों को रखा जा सकता है. अब जब आप निकालोगे एचसीएफ तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ लिखा 60, यहाँ लिखा 84, यहाँ लिखा 108. अब बताओ ये कौन से टेबल में तीनों चले जाएंगे? 2, पहले 2 से जाएंगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6 और 0, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जाए, फिर 2 से जाएंगे. अब क्या आएगा? 15, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. अब किस पर जाएंगे तीनों? 3 पर. 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 20. अब नहीं जाएंगे. और एचसीएफ वहीं तक ही रहता है जहां तक कि सारे एक नंबर से होते जाए. तो इसका मतलब जो मेरा एचसीएफ है, मेरा एचसीएफ है वो क्या आएगा? 60, नॉट 60. तो एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 3. तो ये कितना आ गया? 12. कितना आ गया? 12. इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप ये कितने आ गए आपके? 12. ये कितने आ गए? 12. इतनी बात समझ में आ गई? मैं यहाँ लिख देता हूँ 12. तो ये कहानी क्लियर? ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी. इसके बाद फिर पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप. तो हो गया. फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म. नंबर ऑफ ग्रुप यानी कि हर आर्ट के कितने ग्रुप बनेंगे. जैसे कि नंबर ऑफ ग्रुप फॉर स्टूडेंट्स इन म्यूजिक, नंबर ऑफ ग्रुप फॉर स्टूडेंट्स इन म्यूजिक. जो म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कितने ग्रुप बनेंगे? तो भैया टोटल 60 स्टूडेंट है, एक ग्रुप में 12 बच्चे आएंगे तो 5 ग्रुप बनेंगे. कितने बनेंगे? 5. इसी तरह से नंबर ऑफ ग्रुप फॉर स्टूडेंट्स इन डांस, तो डांस में स्टूडेंट्स हैं उनके कितने ग्रुप बनेंगे? टोटल 84 है, 12 तो ये 7 बनेंगे. फिर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप्स कर देते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर स्टूडेंट्स जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं,
जो हैंडीक्राफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कितने ग्रुप बनेंगे, तो 108/12 इज इक्वल टू 9, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, तो देखो टोटल हाउ मेनी रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, नाउ total number of rooms are required if each group allotted a single room, allotted a room। अब भैया टोटल कितने ग्रुप है, 7 + 5 12, 12 + 9 21, तो 21 रूम्स आपको अलॉट करने पड़ेंगे। 21 रूम्स आपको क्या करने पड़ेंगे, अलॉट करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर हो गया क्वेश्चन। 27 इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पॉलिनोमियल इज 5x² + 5x + 1, क्लियर हो गया। आपको वैल्यू निकालनी है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, तो पहले तो रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, जीरोस। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीरोस। अब आप मुझे ये बताओ 5 × 5, 5 × 5, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 5 के ऐसे क्या फैक्टर बनाओगे कि आपका 5x आ जाए, 2 और 3 कैसे बनेंगे जी, तो भी मैं कह रहा हूँ ना, तो 5 + 1 करके तो दीदी 5 आएगा ना आपका। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे जीरोस आपको निकालने नहीं है, यहाँ पे जीरोस आपको निकालने नहीं है। अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, ये बात समझ में आ गई, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, यही होती है ना आपकी। आप चाहो तो इसको भी अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखते हो, गिवन पॉलिनोमियल इज दिस इक्वल टू 0 लिख सकते हो और इसको भी इक्वल टू 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। जब कंपेयर करोगे तो a क्या हो जाएगा 5, b क्या हो जाएगा 5 और c क्या हो जाएगा 1। अब जो जीरोस हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देयरफोर सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल, -b/a, तो कैन आई से दैट -5/5 इक्वल टू -1 -b/a। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a, दैट इज 1/5। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक कहानी, ठीक है। अब आप फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्या ये और ये इक्वल है, बस ये बताओ। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है आपके पास, तो -1 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1/5, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1 और ये कितना हो गया -2/5, तो 5 - 2 3/5। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है कहानी, समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, अब सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ये आपको फाइंड करना है। अल्फा इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो 1/अल्फा, बीटा इनवर्स को 1/बीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा जी बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, अगेन बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। मीन्स बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/5, तो -1 × 5, तो आंसर क्या -5।
और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका एनसीईआरटी का आई थिंक एग्जाम्पल है आपका। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखो जब भी 2 डिजिट वाला केस आता है तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें तो हमें पता फिक्स है जो लिखनी होती है। क्या? लेट डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, let digits at unit place be x and digits at tens place be क्या कहोगे? y। therefore required number, तो टेंस प्लेस में जो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस जो यूनिट प्लेस में x इंटू 1 यानी कि x। कैन आई से दैट आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट ये नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि y की जगह x और x की जगह y की जगह x और x की जगह y। यहाँ तक तो लिखना था। अब क्वेश्चन पर आते हैं। आपको कहा जा रहा है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है कि 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y ये किसके इक्वल है जी? आपका 66 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 66 के इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 10y प्लस y या 10x प्लस x 11x प्लस 11y इक्वल टू पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 11 वन जा 11 कितना? 66। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऊपर डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय क्या आपको ये बताया जा रहा है? ये बढ़िया है, ये नहीं पता ना। अब आपको ये कहा जा रहा है कि भैया इनका जो डिफरेंस करोगे, अब देखो इसमें 2 केसेस बनते हैं। अगर ये बड़ा हुआ तब तो आएगा +2, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ तो माइनस। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे आपके 2 इक्वेशंस बन गई। एक तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 से इक्वेशन 2, और क्या बन गया? x माइनस वाई इक्वल टू -2 से इक्वेशन 3। इसी से बन गया। यहाँ इसी केस से हमारे पास भाई अपनी मर्जी से आप कैसे कह सकते हो। जैसे आप कहते हो कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो मैं ही पूछूंगा भाई आपको कैसे पता है x बड़ा है? आपको कैसे पता है x बड़ा है? बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, चलो जब हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई? 3। अब हमें नंबर फाइंड करना है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब देखो ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्विंग 1 and 2। मैं 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही है। तो देखो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या हो गया जी? 8 और x इक्वल टू क्या हो गया? 4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर क्या होगा? पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इसी में भी पुट कर दो, 1 में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 2, तो x आ गया, y आ गया। इसके हिसाब से अगर आप देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, इसके हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा जी? 10 इंटू वाई, तो y की जगह 2 और x की जगह 4, तो कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चेक भी करवा देता हूँ। आपको कहा जा रहा है जो नंबर है और उसका जो रिवर्स है दोनों को प्लस करके 66 आ रहा है, जो आ भी रहा है। ये आ गया ना? ये तो हो गया 1 और 2 वाला केस। अब क्या बचता है? 1 और 3 वाला केस। अब क्या बचता है? 1 और 3 वाला केस। तो अब यहाँ पे कर दो सॉल्विंग 1 and 3। एक नंबर तो आपके पास क्या आ गया? 24। सॉल्विंग 1 and 3, तो ये माइनस वाई हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? -2। ये फिर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। 6 माइनस 2, ये नहीं, ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली। नहीं, प्लस क्यों होगा? ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया ना। 6 माइनस 2 4 हो जाएगा ना भैया। y से y डायरेक्टली कैंसिल हो गया, y से y डायरेक्टली कैंसिल हो गया, साइन तो चेंज हुआ नहीं। 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर दोगे? 2। ये कितना मजा आ रहा है। x की जगह 2
तो मत ऐसे करके आ ना, y इक्वल टू, सर हम भी थोड़े मजे लेते हैं, 6 - 2 4, क्लियर है जी। अब नंबर क्या बन गया, 10 × 4 + 2, तो कितना हो गया जी 42, ज़्यादा हो जाएगा, इसको रब्बी कर देता हूँ, ये तो हाथ ही मेरे ऐसे हो जाएंगे, 42। तो एक नंबर आ गया 24, एक नंबर आ गया 42। अब आपसे लास्ट में क्या पूछा गया था, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो आप क्या कहोगे, एज 24 and 42 are required numbers, therefore there are 2 such numbers, there are 2 such numbers। कोई डाउट है तो बताओ, कहानी क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ही चॉइस वाला क्वेश्चन है आपका, और 28 क्वेश्चन इज आपको सॉल्व करना है 2/√x + 3/√y इक्वल टू 2, राइट। फर्स्ट इक्वेशन होगी, दूसरा क्या है 4/√x - 9/√y इक्वल टू -1, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ये आपकी क्या हो गई जी, सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। तो कोई ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या होता है, क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, पुट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आप एग्री करते हो, ये जो वैल्यू है फिर क्या हो जाएगी 2u, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3v, ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अब अपने आप ही देखो कितना ईजी हो गया, ये तो वो इसी तरह से आ गया ना जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। तो पहले हमारा टारगेट क्या है, u और v को फाइंड करना। पहले हमारा टारगेट क्या है, u और v को फाइंड करना। तो क्या करें जी, इसको से मैं थर्ड ले लेता हूँ, इसको 4, क्या मैं थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 × 2 = 4, और फोर्थ को 1 से कर देते हैं, फोर्थ को किससे कर देते हैं 1 से, 2 × 2 = 4u + 3 × 2 = 6v, और 2 × 2 = 4, 1 से करोगे तो 4u - 9v इक्वल टू -1। अब जब सॉल्व करोगे माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा जी प्लस, तो ये तो कैंसिल, 9 और 6 कितना 15v, और ये कितना हो गया 5, तो v हो गया 5/15, 1/3, क्या हो गया जी 1/3। तो जैसे v की वैल्यू 1/3 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, पुट v इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3, नॉट 1 की आदत पड़ी हुई है, इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 2u + 3 × 1/3 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2u इक्वल टू 1, तो u कितना जी 1/2, सर 3 से 3 कैंसिल, 2 - 1 कितना हो गया 1, 2 - 1, अरे भाई मेरे भाई +1 उधर जाके -3 होगा, क्या हो गया, पानी पुनी पिलाओ उसको, हो गया 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे क्या होगा डिवाइड, दोबारा बताऊँ, पक्का, वही कह रहा था, अभी तो दोहरे नहीं चढ़े, चलो चले आगे, ठीक है। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब देखो जी, चलो 1/√x किसके इक्वल है आपका u के, u की वैल्यू क्या है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें x और y निकालना होता है, सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू, कहीं ये नहीं कहा √x निकालो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। राघव जी क्लियर, आप पहले बताओ, आज मुझे थोड़ा ऑफ लग रहे हो आप। 1/√y, ठीक है। नाउ 1/√y किसके इक्वल है, v के, v की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √y इक्वल टू 3, फिर क्या करोगे जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9, तो यही आपका आंसर है कि x कितना आएगा आपका 4 और y कितना आएगा 9, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 29। अब इस क्वेश्चन के लिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपकी एक फिगर गिवन है, आपको क्या गिवन है जी सर्कल, क्या गिवन है सर्कल, इसका सेंटर क्या है O, और यहाँ से एक कोड गिवन है OA, राइट, और एक कोड गिवन है आपकी विच इज OB, फिर यहाँ से एक कोड और गिवन है आपको विच इज AB, और उसके बाद 2 टेंजेंट गिवन है आपको। तो देखो हमारा डायग्राम हो गया रेडी, 2 टेंजेंट गिवन है आपको,
ये हो गया पी ए और पी बी। क्वेश्चन क्लियर, मतलब फिगर क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ठीक है जी। पी ए, ये इनका भी नामकरण पक्का हो गया, यस यही नाम रहता है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ, ठीक है। कोड ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ, मीन्स ये वाला जो एंगल है कोड ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस, नहीं जी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं 1 ले लेता हूं तो यहाँ पर पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, एक तो ये चीज गिवन है। इसके अलावा फिगर में पहले आपको मेंशन करना है कि एंगल 1 जो है आपका वो कितना है 30 डिग्री, एंगल 1 कितना है आपका 30 डिग्री। कहा गया ना, ये जो कोड है आपकी, ये जो आपकी कोड है, ये है ना कोड ए बी क्या है आपकी, दिस इज द कोड, और ये क्या है रेडियस। अब देखो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, दोबारा पढ़ो, कोड ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो कोड ए बी है ये एंगल के रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी 30 हो गया और ये भी क्या हो गया 30। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री। ये कोड ए बी इस रेडियस, तो वैसे भी आपको पता है अगर ये जितना होगा उतना ये होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल। लेकिन उसमें कहा गया है कि कोड ए बी जो है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये दोनों ही एंगल कितने हैं आपके 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द कोड इज 6 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है आपका वो कितना है, तो यहाँ पर ये भी गिवन है कि कोड ए बी जो है वो कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, वो कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी बी, टू फाइंड। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक तो पी ए की लेंथ फाइंड करनी है एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए, और आपको फाइंड करना है ओ ए, और आपको फाइंड करना है ओ ए, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं आपको ये कहूं इन ट्राइंगल ओ ए बी से इसको 1 ले लिया, 2 इसको क्या ले लेते हैं 3, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना, रीजन क्या हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन क्या हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 भी 30 2 भी 30, तो 1 भी 30 2 भी 30, 3 आपको फाइंड करना है, 30 प्लस 30 60, तो एंगल 3 कितना हो गया 120, ये कितना हो गया जी 120, एंगल 3 कितना हो गया आपका 120, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये जो एंगल 3 है आपका ये आ गया आपका 120, ये कितना हो गया आपका 120। अच्छा अब आपको पता अगर ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, पता है ना हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, या क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से निकाल दो। सर क्वाड्रिलेटरल के अलावा हम इसी ट्रायंगल में जैसे ये 10 बाइसेक्ट कर दें 60 डिग्री करके कह रहे हो, 90 होगी। एक मिनट मैं आपको और तरीके से बता देता हूँ, और एक और मेथड है देखो। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, कौन सा ओ ए बी, हमने वो किया एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर किया है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कंस्ट्रक्शन, यानी कि मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ एम जो कि परपेंडिकुलर है। मैंने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब ये परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो क्या आप एग्री करते हो कि ये जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको ये भी पता लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, कैन आई से दैट ये एम है आपका, ए एम जो है वो एम बी के इक्वल होगा, क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो सेंटर से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इस कोड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब है पूरी कोड जो 6 है, अब ये वाला पोर्शन कितना हो गया 3,
ये वाला पोर्शन कितना हो गया 3। आपको फाइंड करना ओ बी आ जाएगा तो ओ ए भी वही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो फिर ऐसा करो, इसको यहाँ पर क्या कर दो ए, इसको यहाँ पे कर डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा ओ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो ओ एम परपेंडिकुलर और यहाँ से इस तरह से हो गया तो आपका जो ए एम है, हाँ एक स्टेप ओवर लिखना पड़ेगा ना आपको। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली हम ओ ए निकाल दें, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्या पूछा गया है ओ ए, स्पेसिफिकली उसने कहा कि ओ ए निकालो। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल है, इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो P, ये हो गया आपका B और राइट एंगल के अपोजिट हो गया H। P गिवन है, H निकालना है साइन, तो आप क्या लिखोगे इन राइट ट्राइंगल OMA साइन 60 डिग्री P बाय H। P कितना होगा जी? P कितना है MA और H कितना होगा OA। साइन 60 कितना √3/2, MA कितना 3, OA आपको फाइंड करना है। तो रेडियस है तो R लिखूं, OA हमारा क्या रेडियस है, इसको मैं R लिख देता हूँ। P तो निकालना है, चलो OA रहने देते हैं क्योंकि उसने स्पेसिफिकली OA ही पूछा है आपसे। ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? तो ये हो जाएगा आपका √3 × OA इक्वल टू 6। तो OA इक्वल टू क्या 6/√3, जो हो जाएगा आपका √3/√3। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इसमें भी एक ही स्टेप लगा है आपका। अब ये क्या हो जाएगा आपका 6√3/3, तो कितना आ गया जी 2√3। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी ये तो आ गई 2√3, कितना आ गया 2√3। क्वेश्चन में जो वैल्यू है सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप कह दो 2√3 सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा 2√3 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, कि PA कैसे निकालोगे? हाँ जी सर रेडियस जो है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर। एक मिनट पहले उसको रब कर लेता हूँ। ये आ गया बार का, हमारे पास OA कितना आ गया जी? मैं यहाँ लिख देता हूँ OA जो है हमारा वो आ गया 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर हो गया, सारी कहानी क्लियर? ठीक है। अब सारी वैल्यूज तो हमने डायग्राम में शो कर ही रखी है। यहाँ तक क्लियर है कहानी? ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ब्लू कलर से कह रहा हूँ, क्या आप एग्री करते हो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा? क्या आप एग्री करते पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री? नाउ एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इतना आपने मेंशन कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं विच इम्प्लाइज, अब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूँ एंगल PAB की, ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ एंगल PAB की। विच इम्प्लाइज एंगल PAB, विच इम्प्लाइज एंगल PAB। तो PAB क्या होगा? एंगल OAP माइनस एंगल OAB, माइनस एंगल OAB। तो OAP कितना है जी 90 डिग्री, और ये कितना आया था एंगल 1, ये कितना हमारा 30 था, क्वेश्चन में की बना 30, तो ये हो गया 30। तो 90 माइनस 30 कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा ये आ गया 30 डिग्री, नहीं सॉरी 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है। अब देखो जी, इन ट्राइंगल PAB, इन ट्राइंगल PAB, कैन आई से दैट एंगल ABP will be equal to angle PAB? Yes or no? Why? Angles opposite to equal sides. Equal sides are equal. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल PAB ये भी 60 डिग्री, एंगल ABP, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ABP जो है आपका वो भी कितना हो गया 60 डिग्री।
अब ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60, इक्विलेटरल। ठीक है। विच इम्प्लाइज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जो एंगल है मेरा एंगल ए पी बी, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर तीनों का सम 180 होता है तो ये भी 60 हो गया फिर तो। इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीपी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां तक क्लियर है कहानी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी ए। क्या फाइंड करना है, पी ए। अब क्या करें बताओ, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आ गया, तीनों साइड इक्वल होती है तो 6 6। कैसे पता 6 6 6, एक साइड गिवन है आपको, हाँ 6 सेंटीमीटर तो गिवन है, एपी गिवन है ना 6, गिवन है। और निकालना क्या था, आपको निकालना क्या था यहाँ पे, और गिवन क्या है, ए बी। हाँ ए बी गिवन है ना, मुझे लगा कह रहे पी ए गिवन है। अब देखो, अब क्वेश्चन में अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी विल बी इक्वल टू पी बी विल बी इक्वल टू पी ए, या फिर विच इम्प्लाइज की जगह लिखो देयरफॉर, ये सारी साइड इक्वल होंगी। इसका मतलब आपको क्या निकालना था, पी ए। तो पी ए किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, स्टार्टिंग में हमने मेंशन कर दिया था, ये आपका आंसर आ गया। तो पी ए आएगा 6, और ये आपका कितना आया था, रेडियस कितना आया था 2√3। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इज 2 टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, पहले क्या बना लेते हैं, एक सर्कल। 2 टेंजेंट्स, ये इस तरह से 2 टेंजेंट्स आ गई, ये इस तरह से क्या आ गई, 2 टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या है, टी पी, तो यहाँ पर आ गया टी, चलो जी नामकरण तो हुआ नया, टी पी एंड टी क्यू और ड्रॉन टू ए सर्कल। या अगर आपको याद आ रहा हो, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये आपका, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये मैंने एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी लिया था क्वेश्चन। गिवन क्या है आपका, व्हाट हैज बीन गिवन, टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन, टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स, are two tangents drawn to a circle, with center O, drawn to a circle with center O from an external point T. Now what we have to prove, we have to prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ, is equal to twice of angle OPQ। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब देखो जी PTQ, ये एक एंगल तो ये हो गया, OPQ तो क्या करो, ज्वाइन OP, और P को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो क्या बन गया आपका O, और किसको ज्वाइन करोगे, PQ, तो ज्वाइन OP एंड PQ, ज्वाइन OP एंड PQ, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। तो इस एंगल को मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो ये जो एंगल है, इस पूरे को एंगल को आपने क्या ले लिया जी, थीटा ले लिया। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है, नाउ एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो क्या नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल TPQ। अब मैं आप क्या ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ, TPQ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। विच इम्प्लाइज एंगल TPQ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OPT माइनस OPQ, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो
तो ये वाला एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा 90 माइनस थीटा, विच इंप्लाइज एंगल PQT विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब ऐसा क्यों कहा? बिकॉज TP इज इक्वल टू TQ। अब ये क्यों इक्वल है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल PQT will be equal to angle QPT as what? Angles opposite to equal sides are equal। ये क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं ये कहता हूं आपको कि ये एंगल हो गया 1 और ये पूरा एंगल 2, ये 2 और ये कितना हो गया 3, ठीक है? तो कैन आई से दैट नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, पहले लिखोगे इन ट्राइंगल PQT, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 मुझे फाइंड कर रहा है, एंगल 2 कितना है 90 माइनस थीटा, एंगल 3 भी कितना है 90 माइनस थीटा, इक्वल टू क्या जी 180। तो एंगल 1 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, तो इक्वल टू में जाएगा तो 180 माइनस 180 होगा, और माइनस 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 2 थीटा, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा, ये तो कैंसिल। तो एंगल 1 जो आपका है क्या PTQ इक्वल टू क्या आ रहा है 2 थीटा, और थीटा क्या था OPQ, यही तो प्रूव करना था कि एंगल PTQ किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल, यही करना ना प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वी हैव टू प्रूव? To prove we have to prove that tan theta is equal to 1 और 1/2। आपको प्रूव करना है tan थीटा या तो 1 के इक्वल होगा या 1/2 के इक्वल होगा। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रूफ पर आते हैं। हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे tan की बात कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। क्या कहा मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पहले तो ये बताओ, ये एग्री करते हो? ये वाली टर्म क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है? इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा होगा। बाय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 1 बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। cos से cos कैंसिल, और ये भी क्या हो गया आपका 3 tan थीटा। अब ये tan इसको भी मैं tan में लिख सकता हूँ, क्योंकि फाइनली आंसर भी tan में ही चाहिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। प्लस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। ऐसा क्यों लिखा आपने, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये क्या हो गया 1, या फिर इसको मैं ऑर्डर वाइज लिखूं
तो ये पहले तो स्क्वायर वाली टर्म, तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 1 2, तो -2 -1, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। कहानी क्लियर है? ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2 tan थीटा, तो ब्रैकेट में tan थीटा -1, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -1, तो ब्रैकेट में माइनस की जगह प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, और प्लस की जगह माइनस, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा tan थीटा -1 और इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो tan थीटा की वैल्यू 1, ये 0 के इक्वल है तो tan थीटा की वैल्यू 1/2। यही तो फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड। Question number 31. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. ठीक है जी। अब आपको इसमें एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब मीन। अब आपको जो वैल्यूज गिवन है, देखो यहाँ पर आपको वैल्यू जो गिवन है, लेंथ गिवन है आपको। लेंथ क्या है 1182 126 1272 135 1362 144 1452 153 154 to 162 163 to 171 और 172 to 180। इसमें कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है बात सारी? ठीक है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 3 5 9 12 5 4 2। देखो यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है नहीं, ये कंटिन्यूअस आपका नहीं है। तो जब आप क्लास इंटरवल लिखोगे तो क्या होगा 0.5 लेस 0.5 ऐड, तो ये हो जाएगा 117.5, ये हो जाएगा 126.5 126.5 135.5 135.5 144.5 भावुक हो गया 145.5 153.5 अरे यार 144.5 153.5। अब यहाँ क्या आ जाएगा 153.5 और अब यहाँ आएगा 162.5। अब यहाँ चले जाओ 171.5, यहाँ क्या आ जाएगा 171.5 और यहाँ क्या आ जाएगा 180.5। हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, पहले मिड वैल्यू, जिसको क्या कहते हैं हम XI क्या होगा जी 117.5 126.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 2, इसको 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 122। अब ये बताओ इसके बीच में डिफरेंस कितना है 9 का डिफरेंस है, तो इसमें 9 ऐड कर दो। 122 और 9 कितना 131, ये हो गया जी 131। 131 में 9 ऐड करो 140, 140 में 9 ऐड करो 149, इसमें 158, इसमें 167 और इसमें 185 186 हाँ 176, इसमें 9 ऐड करोगे 370 और 6 176। ये क्लियर होगी कहानी। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डी। क्या फाइंड करते हैं डी? आई थिंक एज्यूमिंग मेथड से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। तो सेंट्रल वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं 149 को, तो डी क्या होगा जी डी आई वही XI माइनस ए, XI माइनस ए, यही होगा कुछ आपका। ठीक है। अब 122 और 149 कितना 149 और 122, 9 माइनस 2 7 4 माइनस 2 27, लेकिन माइनस का कितना आएगा माइनस का।
131, 149 और 131 कितना? -18 कितना? माइनस। अब कितने का डिफरेंस है भाई? 9 का ही आएगा ना, ये क्लियर हो गया यहाँ से अभी आपको। अब कितना आएगा? -9 फिर 0, 9, 18, 27। नेक्स्ट वैल्यू क्या? FIDI 27 3 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 81 -81, 18 5 जा 90 -90, तो 9 9 जा -81, 12 0 दा 0, 9 5 जा 45, 18 4 जा 72, 27 2 जा 54, 27 2 जा 54। अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ FIDI, ये किसके इक्वल होगा? तो देखो जी प्लस वाली टर्म 72, 54 और 45, 9 और 2 11, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 171 आ गया। ये वाली टर्म देखो 81, 90 और 81, 2, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 252, लेकिन नेगेटिव का आ रहा है तो 171, 2 - 1 1 और 15 - 7 8, -81 कितना आ गया जी? -81। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और सम ऑफ FI क्वेश्चन में गिवन है आपको 40, कितना है जी? 40। क्या लिखोगे? बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन यानी कि आपको जो निकालना, क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज का मतलब मीन, एवरेज का मतलब मीन, और मीन का मतलब x बार किसके इक्वल होगा? A प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन सम ऑफ FI, यही होता है। A कितना था हमारा? 149, ये कितना है? -81, और ये कितना है? 40। ये कितना है? 40। पहले भी क्या है, हमेशा पहले इसको सॉल्व करो। अगर मैं 81 को 40 से डिवाइड करता हूँ तो 42 जा 81 और ये आ गया 0, समझा गया? यहाँ पे आ जाएगा फिर 0, 42 जा 80, 0 2, 45 जा 200, 0 से 0 के 10 में से 8 गया 2, 20 और 0 भाई 0 क्यों आएगा? 1 से 0 गया 1 आ गया ना आपका। क्या हो गया मेरे भाई? 42 जा 80 किया, ये 1 आ गया आपका, फिर आपने 0 लिया। अच्छा नहीं आ नहीं गया, सही कह रहा है तू। अरे सर पहले पॉइंट की बात। हाँ। अच्छा अब उस तरफ हो गया। 42 जा 80, ये आ गया 1, यहाँ आएगा 0, तो यहाँ पे डेसिमल 1 0 और आएगा तो पहले 0 आएगा, समझ आ रहा है? ठीक है। तो 42 जा 80, 0 2 और 45 जा, अब एग्जैक्टली आ रहा है आपका कितना? 2.025, 2.025, तो 149, 148, ये 149 है आपका, और प्लस माइनस जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, -2.025। तो देखो जी 149 - 0 0 0 और 2.025, तो 10 - 5 5, 9 - 2 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, 8 - 2 6, और क्या रह गया यहाँ पर 4, 146.975, 146.975। एक बार चेक करने दो, क्यों इतना तुम बोल रहे हो ना। ठीक है, चलो जी, पता लगे पीछे ही कुछ गोलमोल हो। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। देयरफॉर एवरेज लेंथ ऑफ लीव्स जो आपको फाइंड करनी थी, एवरेज लेंथ ऑफ लीव्स कितनी आ गई? 146.975। और इसी के साथ सेक्शन सी कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।
So bye, take care and have a great day.